जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा गंगा चल जल तरंगा। अब सुबह में जागे जागे आशीष मांगे मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक मंगलदायक जय हे भाग्य भारत विधाता विधाता। जय 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 वंदे मातरम सत्यमेव जयते। बाल संसद के आज 23 मई 2021 के बाल संसद मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय वस्तु है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पर सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। एक हम लोगों ने इन्हें एक ओवरव्यू रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पे। आज हम लोग इसको जरा डीपली एनालाइज करेंगे। हम लोग का जो इसके बाद का जो मीटिंग होगा उसमें डीपली एनालाइज करेंगे। आज सिर्फ हम लोग ओवरव्यू लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में। तो हमारे आज के जो स्पीकर हैं आभा, अजय जी और निकुंज है जो हमारे के स्पीकर हैं। राजेश जी कंक्लूड करेंगे सारी चीजों को। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आभा से शुरुआत करते हैं। आभा, आप अपने विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे रखें। धन्यवाद। आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है और ये संविधान के पार्ट 4 में है और इसका सोर्स है आयरलैंड। इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये जो टॉपिक है आज का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे इंक्लूड किया गया है ताकि इससे जितने भी स्टेट हैं वो अपना रूल्स रेगुलेशन अच्छे से बना पाए। ये फंडामेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देता है हमारे पूरे स्टेट को और जितने भी स्टेट में जितने भी कानून बनते हैं वो इसके आधार पे ही मुख्यतः बनते हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कहना है, मतलब ना है इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में होता था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारे वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे स्टेट्स को ये बताता है कि कैसे वो सारे जितने भी सिचुएशन है उसको गवर्न करें और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका मोटिव है कि एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए। इस स्टेट से कहने का मतलब है कि एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। कल्याणकारी राज्य मतलब हुआ कि जहाँ पे लोग पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। और इसका मोटिव जैसे कि हम लोग प्रियम्बल में भी देखा था, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात कही गई है। तो कुछ उससे भी ये मिलता जुलता है। और अगर हम इसके आर्टिकल्स को देखें तो इसका आर्टिकल 36 से शुरुआत होता है। इसमें कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट हो, प्लस उसमें जितने भी लोग हैं वो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला कैटेगरी आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल और दूसरा कैटेगरी आता है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और चौथा, हालांकि इसे डिवीजन नहीं किया गया है लेकिन इसमें प्रोविजंस के नाम पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में डिफिनीशन मिलता है। तो इसका पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसे ताकि अच्छे से समझा जा सके, इसीलिए इसे कैटेगरी में ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में पहला आर्टिकल आता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए।
यानी हमारे जितने भी सिटीजन उनको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, वो लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके, अच्छे उनको साधन मिले वैसे। फिर इसका दूसरा आता है आर्टिकल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ये रोकना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से कहने का मतलब हुआ कि लोगों के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इक्वल हो, वो गवर्नमेंट करती है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहती है कि इसमें गवर्नमेंट का राज हो। यह कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरह नहीं होता जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो। यह सोसाइटी की वेलफेयर की बात करता है, सोसाइटी के बारे में बात करता है। फिर इसमें आर्टिकल आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन एंड मेन, एंड दोनों के लिए इक्वल पे ऑफ वर्क होना चाहिए। शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तब तक मैं निकुंज से अनुरोध करूंगा कि नितिन दिल से तत्पर अपनी बात रखें और आभा को जितने भी पॉइंट आपके छूटे हुए हैं आभा के, उसको हम लोग लास्ट में जब लेंगे तो कनेक्टिविटी सही हो जाएगा। निकुंज आप अपनी बात रखें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी एक फंडामेंटल राइट मान सकते हैं जो स्टेट्स के लिए है। इसको आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये है क्या? ये एक स्टेट के लिए एक रूल गाइडलाइंस है कि उनको कैसे स्टेट गवर्नमेंट को चलाना है। कुछ जो गाइडलाइंस है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स रहते हैं स्टेट में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। अगर एक महिला और पुरुष दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो उन दोनों को उतना ही पैसा मिलना चाहिए। Opportunities for the healthy development of children and prevention against child abuse and child labor। ये रूल बोलता है कि बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन देनी चाहिए और उन लोग को चाइल्ड लेबर से बचा के उन्हें फ्री एजुकेशन देना चाहिए। Promote equal justice and free legal aid to the poor। जो लोग गरीब है, जिन लोग के साथ इनजस्टिस होता है, जिन लोग सुप्रीम कोर्ट उन लोग के पास पैसे नहीं होते जज खरीदने के लिए, उनको इन लोग की सहायता करनी चाहिए। और अगर आप बीमार हो या फिर आप डिसेबल्ड हो, जैसे कि आपको दिखता नहीं है, आप ब्लाइंड हो, डेफ हो, तो आपको मिलेगा राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। और मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये रूल बोलता है कि जैसे अगर कोई बाढ़ आ गया, जैसे कि साइक्लोन आया है यहाँ महाराष्ट्र साइड, तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर रिलीफ भेजना चाहिए जिन लोगों को उस साइक्लोन से असर पड़ता है। सिक्योर ए लिविंग वेज, a decent standard of living and social cultural opportunities for all workers। तो स्टेट में जितने भी सारे वर्कर हैं, जैसे कि इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइवर्स, उन सबको सैलरी मिलना चाहिए। उनके साथ सैलरी नहीं मिलके नहीं हमको नहीं दे सकते, ऐसा नहीं। Take steps to secure the participation of workers in the management of industries। कि हर एक इंसान को, ये रूल बोलते हैं कि हर एक इंसान को प्रमोट होकर उन्हें डेवलप कराना चाहिए, ना कि अगर उन लोगों के पास टैलेंट है तब भी उन लोगों को नीचे दबा के नहीं रखना चाहिए। आर्टिकल 47
raise the level निकुंज of निकुंज निकुंज nutrition निकुंज and started जैसे कि इंडस्ट्री में या में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में। मतलब कहने का मतलब उनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, सिर्फ सैलरी नहीं, उसमें इंडस्ट्री में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, सबके लिए नहीं है। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। और equal और healthy development for children and good nutrition। और स्कूल में बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का अच्छा खाना मिलना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू। ओके, थैंक यू निकुंज, आपने बड़ा अच्छा, मतलब जिस क्लास में है उस लेवल से आपने बड़ा अच्छा बोला। और शुरुआत जो आपने किया है फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल है जो स्टेट को के लिए प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है जो अपने स्टेट पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करते समय, बनाते समय उसको ध्यान रखे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है, तो डायरेक्ट मतलब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये मेन डिफरेंसेस हैं जहां पे तक मैं समझता हूँ। अब मैं अजय जी से अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा डिटेल में आप समझाइए। अनम्यूट कर लीजिए अजय जी, आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए। अभी निकुंज के द्वारा और आभा जी के द्वारा बताया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, हमारे संविधान के किस भाग में है, ये डिटेल सारे चीज को बता चुके हैं। अभी निकुंज इसको राइट्स बोल रहे थे, तो ये आपने उसको करेक्ट भी किया कि राइट नहीं है, ये एक ड्यूटी है। वास्तव में ये जैसे हमारा एक मूल कर्तव्य जो है, व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्य का वर्णन है हमारे संविधान में, उसी तरह ये राज्य के लिए एक कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये राज्य को क्या प्राप्त करना है, उसका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, उसका वर्णन है। लक्ष्य तो, आदर्श तो बड़े बड़े होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए उस तरह का क्षमता होना चाहिए, उस तरह का संसाधन होना चाहिए। हो सकता है किसी राज्य के पास उतने संसाधन ना हो जिसके कारण वो इसमें जो वर्णित बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसको पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका लक्ष्य है ये। इसीलिए इसको इसको ध्यान में रखते हुए इसे मौलिक अधिकार की तरह मतलब न्यायिक नहीं बनाया गया है। इसको अपनी क्षमता के हिसाब से राज्य जिस तरह से उसके पास संसाधन हो और क्षमता हो उसके अनुरूप इसको लागू कर सकता है। इसको लेके आप न्यायालय में जाके कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये राज्य के विवेक पर आश्रित है कि वो आपको इन प्रावधानों को उपलब्ध करवा सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी नियम कानून बनता है या जो भी संविधान में प्रावधान या विधि बनाए जाते हैं उसमें इसका ध्यान रखा जाता है। और ये हमारे, चूंकि हमारा ये लक्ष्य है, गोल है, तो इसको बिना ध्यान में रखे हुए कोई विधि नहीं बनाया जाता। और इसका संरक्षण अगर किसी विधि को प्राप्त है तो उसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करती है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मैच खाता है कोई विधि या उसको बढ़ाने के लिए कोई विधि बनाया जाता है तो उसको जनरली सर्वोच्च न्यायालय उसको मान्यता प्रदान करती है, उसको संरक्षण देती है। तो इसमें आर्टिकल के बारे में देखिए सब लोग बताए हैं, हम थोड़ा सा आर्टिकल वाइज एक एक करके बता रहे हैं अगर समय होगा तो। तो अनुच्छेद 36 से ये शुरू हुआ है और 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो राज्य की परिभाषा में यहाँ पे राज्य का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो विधायिका है और कार्यपालिका है और जो प्राधिकरण है या लोक प्राधिकरण है वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। न्यायपालिका इसमें सम्मिलित नहीं होती राज्य में,
राज्य में न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है, उसमें वो शामिल नहीं होते। विधायिका और कार्यपालिका तथा लोक प्राधिकरण, ये 36 आर्टिकल बतलाता है हमको। ऐसे तो राज्य का परिभाषा मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि एक ऐसा निश्चित भूभाग हो जिसमें जनसंख्या हो, जिसमें सरकार हो और संप्रभुता हो। नहीं ये गलत परिभाषा। हम लोगों ने राज्य का डिफिनेशन अनुच्छेद 12 में पढ़ा है अभी मौलिक अधिकार हाँ। में, तो वहां पर राज्य का डिफिनेशन और यहाँ पे राज्य का डिफिनेशन में क्या कोई अंतर है? नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम चीज है। राज्य दोनों डिफाइन दोनों एक जैसा ही किया गया है। वो हाँ, राज्य राज्य मौलिक अधिकार के पर्पस के लिए है, और ये राज्य का जो डिफिनेशन दिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्वों के लिए दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर मेन विधायिका कार्यपालिका से संबंधित है ये। लोक प्राधिकरण भी इसमें शामिल है। लोक प्राधिकरण जो अपने रूल्स या बायलॉज बना सके वो शामिल है। हाँ, प्रशासनिक अधिकरण और लोक प्राधिकरण दोनों इसमें हाँ। शामिल है। जिसको तो संविधान या उसके जो संबंधित लॉ हैं उसके अंदर अगर कोई रूल बनाने का पावर दिया गया है, रेगुलेशन करने का पावर दिया गया है, तो उससे वो इसमें एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि उनको कल्याणकारी लक्ष्यों को देखते हुए ही अपने नियम बनाने हैं, अपने रूल्स बनाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने हैं, इसलिए वो शामिल है। वही जी। और उसके बाद 37 में आपको इस नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया है, ये है क्या। और इसमें कहा गया है कि ये शासन संबंधी मूल आधार है, मतलब शासन जब किया जाएगा तो इसको आधार में रखा जाएगा, इसको दिमाग में रखा जाएगा, और इसको लागू करने का जो कर्तव्य है वो राज्य के ऊपर है। इसी का वर्णन है 37 में। और इसमें इसका मूल लक्ष्य है, जैसे राजनीतिक अधिकार तो आपको मौलिक अधिकार से प्राप्त हो जाता है, जैसा और कि लेकिन सुहास कश्यप जी अनुच्छेद 37 के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में उन्होंने कहा कि देश के शासन के ये मूलाधिकार है नीति निर्देशक तत्व। हाँ, निश्चय ही मतलब निश्चय ही विधि बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो उन्होंने इसका जिस्ट करके एक लाइन में बताया, मतलब निश्चय ही है विधि बनाने में सिद्धांतों को, ठीक है, अगर बना रहे हैं हम जो कोई विधि, उसके लिए निश्चित डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कि ये हवाबाजी है, प्रिंसिपल भी है जो हवाबाजी में प्रिंसिपल किया गया है, नहीं, ये निश्चय ही एक डायरेक्शन और प्रिंसिपल है। आप देखिएगा कोई भी लॉ बनाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। लॉ बनाने के पहले, इसीलिए लॉ बनाने के पहले व्हाइट पेपर इशू हो रहे हैं। जो व्हाइट पॉलिसी वो पेपर लोगों के कमेंट्स के लिए या पॉलिसी मेकर या जो नीति बनाने वाले लोग हैं या इन द पब्लिक के कमेंट्स के लिए वो पहले पब्लिश किए जाते हैं, और वहां पर देखा जाता है कि हमारे जो कमेंट्स जो आते हैं लोगों का, वो आते हैं पॉलिसी पर कि हमारे जो सिद्धांत जो है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत हैं और नीति निर्देशक के जो प्रिंसिपल हैं उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 37 उन्होंने कहा है इस पर। आगे कीजिए। और इसका उद्देश्य जो है, जैसे आप मूल अधिकार में व्यक्ति को जो राजनीतिक अधिकार दिया गया, मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार दिया गया, लेकिन आप इसमें देखिएगा तो इसमें सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों को भी, और इस तरह के लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी राज्य में सभी बराबर हों और उनका प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। और लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है, राज्य के पहले जो बता चुके हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार ही वो राज्य को कर सकता है, तो इसको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद 38 आता है। 38 में भी मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ही बात की गई है। 38 में भी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके, इस तरह का काम, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके, इसका वर्णन है। फिर आप 39 में आते हैं तो इसमें वेतन को लेके है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं कि सबको समान वेतन है, अगर कार्य समान है तो ऐसा विभेद नहीं किया जाएगा। अगर कार्य में अंतर है तो वेतन अंतर हो सकता है। ये समाजवाद का जो हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें भी इसी चीज को है कि योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन।
ये 39 चीज जो का है है। अजय जी, 39 जो है, जैसा कि आभा ने भी कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी पुरुषों तथा स्त्रियों का हाँ जीविका के पर्याप्त साधन करने का अधिकार हो। यहाँ हाँ पर लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर जेंडर की बात की गई कि दोनों का जो इक्वल, मतलब उनको सैलरी, अगर काम करते हैं तो इक्वल सैलरी का हाँ, प्रावधान स्त्री और किया पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान सैलरी की है। स्त्री व्यवस्था की पुरुष के बात लिए की। यहाँ लिखा हो गया है हाँ केवल। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आप आर्टिकल 39A में है, राज्य सबको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। तो राज्य अगर कोई उस तरह से अपना नहीं रख सकता लॉयर, तो राज्य सरकार का अपना लॉयर होता है, सरकारी लॉयर होता है, वो उपलब्ध करवाया जाता है उसके थ्रू। जो लोक अभियोजक होते हैं वो उसके लिए कार्य करते हैं। फिर तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन की बात कही गई है, और इसमें बाद में 73वें संवैधानिक संशोधन में इसको अनुसूची 11 के तहत जोड़ा भी गया 1992 में। तो ये भी अब एक तरह से अधिकांश राज्यों में अब पंचायती राज व्यवस्था लगभग लगभग स्थापित हो भी गया है स्थानीय स्वशासन के रूप में। उसके बाद 41 में आपको देखिएगा कि ये राज्य में जो बूढ़े हैं, अपंग हैं, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको सहायता प्रदान करने की बात कही गई है इसमें 41 में। तो आप देख रहे होंगे कि अभी वृद्धा पेंशन योजना या दिव्यांगों के लिए जो बहुत तरह के लाभ हैं, आर्थिक सहायता, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान, या ये सब जो दिया जाता है लोक कल्याणकारी राज्य के तहत, तो इसी आर्टिकल के तहत उनको प्रदान किया जाता है, या इसको ध्यान में रख के प्रदान किया जाता है। उसके बाद 42 और 43 मजदूरों को या श्रमिकों को लेकर है। श्रमिकों के जो अधिकार हैं और जो श्रमिकों के को जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेके है। 42 में काम की न्यायोचित दशाएं उपलब्ध कराने का मतलब एक सही वातावरण में काम लिया जाए, एक इस तरह का वहां का वातावरण हो कि उसमें सही, और स्त्रियों को प्रसूति सहायता लाभ दे। अब देखते होंगे कि हर जगह प्रसूति सहायता के लिए या उस तरह का अवकाश भी उपलब्ध करवाया जाता है। और उसके साथ साथ इसी में आपको श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी, जो अभी आपको ये बता चुके हैं विपुल जी, कि श्रमिकों को किस तरह से उसके लाभ में हिस्सेदार बनाया जाए, और उसके साथ साथ उसके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में उनको स्थान दिया जाए, उनके इस चीज को, इसका वर्णन है इसमें। और 43 में है कि कामगारों के लिए काम, उचित जीवन निर्वाह, छुट्टी, अवकाश, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो ये एक तरह से व्यक्तित्व के विकास के लिए सारी चीज का, छुट्टी या अवकाश की भी जरूरत है, लगातार आप किसी काम नहीं ले सकते हैं, उसको छुट्टी भी उपलब्ध करवाने का, और उचित जीवन निर्वाह के लिए जो व्यवस्था बनाया जा सकता है वो, या सांस्कृतिक जो अवसर उनको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उस मेंटली, मानसिक रूप से, या मुख्य रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें जो हमारे मजदूर हैं, वो उसके लिए काम करता है आर्टिकल, इस चीज का प्रावधान करता है। फिर आपको 44 में जो काफी विवादित भी रहता है हमेशा, ये आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका वर्णन आपको देखते होंगे, जिसमें सभी धर्मों के लिए एक समान विवाह का कानून, या तलाक का कानून, या संपत्ति का कानून आए, इसका प्रावधान ये करता है। लेकिन ये राज्य अपनी स्वेच्छा से या अपनी स्थिति के हिसाब से इसको लागू करेगा, ये बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद 45 में आइए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अब ये तो मौलिक अधिकार में भी आ गया है। फंडामेंटल अब राइट। हाँ, ये फंडामेंटल राइट्स में लेकिन ये संविधान बनते समय हमारे नीति निर्देशक तत्व में था, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसको इससे उठा के फिर आपको मौलिक अधिकार में डाला गया जी। तो राज्य, और उसके बाद राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। प्रत्येक राज्य अभी कर रहा है आरक्षण का प्रावधान, और बहुत तरह का सुविधा देता है। इस तरह का प्रत्येक राज्य जो है, जो पिछड़े रह गए हैं इस तरह की जातियां, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रावधान करती है। 46 में इसका वर्णन भी है। और 47 में आइए, राज्य सभी व्यक्तियों के पोषण एवं जीवन के स्तर को ऊंचा करके उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अब ये चीज पोषण मतलब उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य को लेके ये आर्टिकल है,
ताकि वो एक स्वस्थ नागरिक बन सकें, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, या मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से भी डेवलप हो जाएंगे। तो पोषण पोषण के लिए हमारे यहाँ देखते होंगे अभी आंगनबाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, या अभी जो आपको राशनिंग व्यवस्था जिसके तहत आपको चावल या ये सब उपलब्ध करवाया जाता है। प्रसूति जो महिलाएं जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत तरह का जो मेडिकल सुविधा और खाने पीने के लिए जो सुविधा प्रदान किया जाता है, इसके तहत ही प्रदान किया जाता है। या राज्य इसको ध्यान में रख के, इस आर्टिकल को ध्यान में रख के ही और इस तरह का कार्य लोक कल्याण के कार्य को करते हैं। अब आर्टिकल 47A जो है वो राज्य पूर्ण शराबबंदी का प्रावधान करेगा, जो काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और मुझे तो लगता है कि इसको जो राइट्स में डाल देना चाहिए था लेकिन क्योंकि इससे हम आसपास में काफी खराब स्थिति को देखते हैं। ये शराबबंदी जो है बहुत अनिवार्य चीज था। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में न रख के इसको, मुझे लगता है कि इसको कानून के रूप में आ जाना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत मतलब विचार है। लेकिन इसको डाला गया है 47A में, और बहुत सारे राज्य आप जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, जिसमें पूर्ण शराबबंदी के प्रावधान को विधिक रूप दिए हैं, उसको उस तरह का कानून बनाए हैं और वहाँ पे वो लागू किए हैं। तो उसके बाद आप 48 में राज्य कृषि एवं पशुपालन को संगठित करेगा, या उसको विकसित करने के लिए, उसको इसकी वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। इसका वर्णन है आर्टिकल 48A में, गो हत्या को प्रतिबंधित करेगा। ये भी हमारे संविधान में भारत का एक गाय जो एक सांस्कृतिक पहचान है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने तरफ से इसके लिए कानून बना सकती है। तो बहुत सारे राज्य, गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश, ये सब कानून बनाए हुए भी हैं गो हत्या के ऊपर, और वहाँ वो विधिक रूप में लागू है। ये गो हत्या को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ये राज्यों की स्वेच्छा पे है, ये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 49 में आप राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा धरोहरों की सुरक्षा करेगा। हमारे जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, धरोहर हैं, जिससे हम प्रेरित होते हैं देख के, हमारे अंदर उसका गौरव उत्पन्न होता है और हम उस तरह से बनने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इनकी रक्षा के लिए राज्य को प्रयास करने का बात इसमें कहा गया है। फिर आर्टिकल 50 में राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करेगा। ये जनरली अभी अलग ही है। कार्यपालिका का प्रावधान देखते होंगे हर जगह, कार्यपालिका और न्यायपालिका को काफी अलग रखने का प्रिंसिपल वाइज उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि इसमें जिससे हस्तक्षेप ना हो न्यायपालिका के किसी का। हाँ, मतलब किसी भी तरह का कार्यपालिका के प्रभुत्व का प्रभाव न्याय पर ना पड़े, किसी व्यक्ति के अधिकार या कानून नहीं बनाया जाए जिससे कानून व्यवस्था पर इन्फ्लुएंस आए उसका। इसलिए जस्टिस, सबको, सभी संस्था या व्यक्तियों को जस्टिस मिले, इसके लिए, या पक्षपातपूर्ण ढंग से कोई ना कर सके इस तरह का काम, इसलिए इस प्रावधान को लाया गया। और लगभग हमारे भारत में इसको लागू भी है, समान रूप से लागू है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक तरह से अलग ही है। उसके बाद आर्टिकल 41, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करेगा। ये राज्य का अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शांति और सुरक्षा के लिए वो अपना प्रयास करेगा, और वह ये राज्य के लिए का एक महत्वपूर्ण जो गुण होता है संप्रभुता, उसको भी ये प्रकट करता है आर्टिकल 51। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। उसके बाद 51 का में आपका मौलिक कर्तव्य आ जाता है। 51A से मौलिक कर्तव्य आ जाता है, तो 51 तक ही है ये। तो कुछ खास अंतर है, अगर समय होगा तो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में जो अंतर है जिससे हम अलग कर सकते हैं, इसे हम लोग अगला जो सेशन है उसमें हम लोग मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और प्रियम्बल, इनके बीच में क्या परस्पर संबंध है, इसको हम लोग अगला सेशन में करेंगे। हम लोग का समय जो है सिर्फ 7 मिनट बचा हुआ है, और उसके बाद राजेश जी को अभी मैं ये करूंगा। अच्छा, इसमें देखिए नीति निर्देशक तत्वों का एक पर्पस देखिए कि जैसा कि अजय जी ने कहा, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात कही गई है। इसमें देखिए हमारी जो व्यवस्था है, हमने प्रिंसिपली जो प्रियम्बल में देखेंगे तो हमने समाजवादी व्यवस्था एडॉप्ट की है।
तो रिसोर्सेज का किस तरह यूटिलाइजेशन हो, किस तरह उस पर लोगों का इंटाइटल हो और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हो सके। ये मेन प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक तरह से कहिए कि मेन प्रिंसिपल रखा गया है और जिसकी जगह बहुत से कंपोनेंट जो आपको दिए गए हैं इसके बेसिस पे दिए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य तब तक लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो सके। तो हर पॉलिसी, हर प्रिंसिपल मतलब रूल्स जितने भी बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए होता है। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था हमारी जो इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन का साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी पार्टिकुलर लोग के पास ना चला जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारी जो व्यवस्था है तो कुछ लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैक्सेस इम्पोज करती है। आप इमेजिन नहीं कर पाइएगा कि आज के डेट में जो इंडिविजुअल पर्सन जो 5 करोड़ से ऊपर जो इनकम कमा रहा है उस पर लगभग 45% टैक्स है। इवन कंपेयर टू कारपोरेट 25% 30% टैक्स है, लेकिन इंडिविजुअल जो, क्योंकि अभी जस्ट इन्होंने रूल को इस तरह इंप्लीमेंट किया, टैक्स में इस तरह की इम्पोजिशन किया कि वेल्थ का जो संकेंद्रण जो है किसी पार्टिकुलर लोगों में नहीं चला जाए। तो 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया में 45 रुपया टैक्स देते हैं। तो ये इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लॉ को इस तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जिससे सब लोगों को बेनिफिट हो और राज्य इस तत्व को अपने पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में इसको डाल रही है। तो ये नीति निर्देशन को, तो अब हमारे पास 5 मिनट का समय है तो मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि 5 मिनट में समराइज करें सब चीज। धन्यवाद विपुल जी। राज्य के निर्देशक तत्व पर अजय जी ने, निकुंज, आभा ने बहुत सारे जितने भी बातें थी वो सारे के सारे रख दिया गया है इसमें सारा कि राज्य के क्या क्या नीति निर्देशक तत्व है, उनको क्या क्या निर्देश है, अपने राज्य को, नागरिकों के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाए। जैसे अजय जी ने आर्टिकल वाइज बताया, आभा ने भी बताया, निकुंज ने भी बताया। उनमें उन लोगों ने बताया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात अभी उन्होंने विपुल जी ने कहा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी इसका वर्णन है कि नागरिकों को ये करने का। आर्थिक न्याय की बात कही गई, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई। इसमें उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेना, अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार में भी इसका वर्णन किया गया है। काम के न्याय तथा मनोवांछित दशाओं का उपबंध है। मजदूरों के लिए निर्वाह और मजदूरी के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि मजदूरों के लिए कैसे निर्वाह हो और कुटीर उद्योग को कैसे बढ़ावा दे। राज्य को चाहिए कि उसके नागरिक के लिए क्या क्या हो। समाज के जैसे अजय जी ने बताया आर्टिकल वाइज में कि समाज के दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य का यह भी तो कर्तव्य है कि जो दुर्बल वर्ग है उनको कैसे समानता लाया जाए। बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। एक उसमें बताया कि जीवन स्तर को ऊपर करने का प्रयास करने की बात कही। उन्होंने बताया कि लोगों का जीवन स्तर जो है उसको ऊपर ले जाने की बात कही गई है। तो जीवन स्तर में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इसमें तो राज्य का तो प्रथम कर्तव्य है कि लोगों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए स्वास्थ्य में सुधार लाए, स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करें। और विशिष्ट रूप से मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर मादक पदार्थ का सेवन होगा तो उसका स्वास्थ्य गिरेगा। इसीलिए देखिएगा एनडीपीएस एक्ट इसी के तहत लाया गया था 1985 में। उसको बोलते हैं शायद मादक निषेध, ये होता है एनडीपीएस, नारकोटिक्स वाला। फिर समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई थी इसमें। सेंटर फॉर लीगल रिसर्च स्टेट बनाम केरल। अब ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई। इसमें एक सबसे अच्छी बात थी कि समान सिविल सहायता,
एक आता है इसमें कि समान सिविल संहिता भी लागू करने का अधिकार इसको राज्य को है कि वो नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता सभी के लिए हो। कृषि और पशुपालन की बात कहें, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, राज्य कैसे इस पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा और जीवों की करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की बात उन्होंने बताया। कार्यपालिका, और इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण का भी बात इसमें आती है। तो इसमें जब आप पूरा देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बाल संसद में जितने उपस्थित लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्रस्तुत की है, सभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, आपने समराइज कर दिया सारी चीजों को। तो मैं समझता हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों में लगभग उन्होंने सारे एलिमेंट ही कवर कर दिए हैं। और जहां तक अंतर का भी बात है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस, तो मेन जो डिफरेंस जो है वो भी अजय जी ने लगभग क्लियर कर दिया है। तो आज हम वो नीति निर्देशक तत्व को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट है, एक गाइडलाइंस या प्रिंसिपल की तरह है। तो आज हम लोग इसको नीति निर्देशक तत्वों को लगभग पूरा कवरेज हम लोगों ने आज इस डिस्कशन में कर लिया है। तो अगला जो हमारा बाल संसद का जो मीटिंग होगा वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक कर्तव्यों पर हो जाएगा। वो एक दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट है। तो हम लोग आज प्रोग्राम को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद।